अच्छा, डेमो की 5 अटैम्प्ट्स होती हैं। आप डेमो को दोबारा करें और उसमें उसको सीखें कि कैसे करना है, जो इशू है उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। डेमो को दोबारा करें, हाँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इशू कहाँ पे है। आगे जो नेक्स्ट टेस्ट है डोगर यूनिक, पेज नंबर 34 to 40 आई थिंक, वो भी अपलोड हो गया। रात 12 बजे वो ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने वो टेस्ट भी, उसके लिए भी तैयार रहे, वो भी आपने टाइमली प्रिपेयर करना, अटैम्प्ट करना है। जी, मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो नेट का इशू हो सकता है, मोबाइल का इशू हो सकता है। अक्सर कभी ऐसा हुआ नहीं है। चलें, आप डेमो को दोबारा करें और उससे आपको थोड़ा सा उसे दोबारा उस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करें आप, या जो इशू है उसे एड्रेस करें कि क्या उसमें इशू आ रहा है। चलें, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। और आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ क्लासिकल एज का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम चलेंगे क्लासिकल एज के पार्ट 2 की तरफ, एज ऑफ जॉनसन। तो ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया। आज हम अपनी क्लासिकल एज को वाइंड अप करेंगे। तो जी, द क्लासिकल एज, द एज ऑफ जॉनसन, तो दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिकल एज। और इसको एज ऑफ जॉनसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज के मोस्ट डोमिनेंट राइटर हैं, इसलिए इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। तो इस एज को देखें तो क्रैक्स बिगेन टू अपीयर। किस चीज़ के क्रैक्स? क्लासिसिज्म में क्रैक्स अपीयर होना शुरू हो गए थे। मोस्ट ऑफ द पोइट्स में बी टर्म्ड एज द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक राइवल। और इस एज में, एज ऑफ जॉनसन में, जो बहुत सारे जो पोइट्स हैं उनको प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक राइवल कहा जाता है। मतलब हैं तो वो क्लासिकल एज के अंदर, लेकिन उनके अंदर रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज़ अपीयर होना शुरू हो गई हैं। रोमांटिसिज्म को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो क्लासिसिज्म से तंग थे। आगे चले, एज ऑफ जॉनसन इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ ट्रांजिशन से मुराद चेंज, because here there is a transformation from classicism to romanticism, so that's why it is called age of transition। तो आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम लिटरेचर की तरफ देखते हैं। पोइट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, सबसे पहले पोइट्री को डिस्कस करते हैं। और पोइट्री में भी सबसे पहले पोइट्स, तो इस एज में कौन से इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं? तो पहले नंबर पे थी सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जिनके नाम पे इस एज का नाम भी है, बहुत बड़े राइटर हैं। ही वॉज ए प्रिंटर, पब्लिशर, बुक सेलर एंड ऑथर, राइटर, पोइट, बायोग्राफर, क्रिटिक, एडिटर, एसिस्ट, ऑथर ऑफ ए ट्रेजेडी एंड फिलोसॉफिकल टेल्स, ऑफ पॉलिटिकल एंड ट्रैवल बुक्स। तो ये सारे, मतलब कोई एक जॉनरा सिर्फ उस पोइट्री में नहीं लिखा, बल्कि मल्टीपल एरियाज़ के अंदर इनका वर्क है और मल्टीपल थीम्स के ऊपर इन्होंने अपना काम किया। हाँ जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? सबको कोई शोर तो नहीं आ रहा आप लोगों को? डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट हो रही किसी टाइप की? ओके, आगे तो जैसे हमने देखा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ये 100% एक लिटरेरी पर्सन थे और अपने आप को इन्होंने 100% लिटरेचर, राइटिंग और इन चीज़ों से ही अपने आप को इन्होंने रेलेवेंट रखा। ही डोमिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स बाय 30 ईयर्स, और 30 साल तक इन्होंने वर्ल्ड ऑफ लेटर्स, अदबी दुनिया में इन्होंने रूल किया। There was no established dictionary before Johnson and an authority was needed to standardize spelling. In 9 years he wrote dictionary. पहली इंग्लिश डिक्शनरी, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिखने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को जाता है। इससे पहले इंग्लिश में कोई डिक्शनरी नहीं थी, इंग्लिश के स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग नहीं थे,
तो डॉक्टर जॉनसन ने पहली डिक्शनरी लिखी 9 साल की मेहनत में, और उसमें इन्होंने क्या किया, 1,14,000 कोट्स गैदर्ड फ्रॉम ऑथर्स इन सिडनी। सिडनी से लेकर अपनी एज तक 1,14,000 कोट्स इन्होंने इकट्ठी की, और फिर वहाँ से जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके स्पेलिंग्स को कंपेयर करके स्पेलिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया। इनका जो स्टाइल है वो डिडैक्टिक है, फॉर्मल है, रेटरिकल स्टाइल कहलाता है। डिडैक्टिक जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें आप टीचिंग करते हैं, कोई ना कोई मोरालिटी प्रीच कर रहे होते हैं। बड़ा फॉर्मल स्टाइल है, बड़ा रेटरिकल स्टाइल है इनका। क्लोज कपलेट को यूज़ किया, जैसे कि क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग है क्लोज कपलेट। ही रिसीव्ड पेंशन ऑफ 300 पाउंड फ्रॉम जॉर्ज III, और फिर जॉर्ज III जो इनके टाइम पे रूलर थे, और 300 पाउंड ये इनको पेंशन भी देते थे इनके ओल्ड एज के अंदर। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। मतलब एक अनमैचेबल पर्सनैलिटी है राइटिंग के अंदर। इनके कंपैरिजन में बहुत कम लोग हैं, या इनका कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर जॉनसन wrote only one play, Iron, and one novel, The Restless। तो ये मतलब इन्होंने नावल भी लिखा और इन्होंने ड्रामा भी लिखा, लेकिन बेशक एक ही लिखे, लेकिन मतलब हर किस्म की जॉनरा में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। आफ्टर डेथ ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे। तो जब इनकी डेथ हुई तो इनको वेस्टमिनिस्टर अबे में दफन किया गया। वेस्टमिनिस्टर अबे एक बड़ा फेमस एरिया है, और इसको पोएट्स कॉर्नर भी कहा जाता है, और मैक्सिमम जो राइटर्स हैं उनको वेस्टमिनिस्टर अबे में ही दफनाया गया। जॉनसन टोल्ड अबाउट पोप, इफ पोप इज़ नॉट ए पोएट देन हु फाउंड पोएट्री। तो पोप को प्रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पोप से बड़ा पोएट नहीं है, अगर पोप पोएट नहीं है तो फिर पोएट्री भी नहीं है। इनका अगर हम वर्क देखें तो इनका वर्क है पोएट्री में इम्पोर्टेंट, लंदन, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, लाइव्स ऑफ पोएट्स, द डिक्शनरी 1755 में ये लिखी। तो ये इनके इम्पोर्टेंट जो है वो वर्क्स इनको में इंक्लूड किया जाता है। आगे नेक्स्ट लिए दूसरे बड़े पोएट हैं इस टाइम के, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ही वाज एन एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट, प्लेराइट एंड प्लेराइट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एंड पोइट्स, यस। तो ये बेसिकली आयरिश है, एंग्लो आयरिश है। इनकी बर्थ जो है वो आयरलैंड की है। नॉवेलिस्ट भी हैं, प्लेराइट भी हैं और पोइट भी हैं। पोप वाज द लिमिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। पोप को ये प्रेज कर रहे हैं और पोप के बारे में कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने क्लासिकल लिटरेचर की लिमिट सेट की है। मतलब अगर क्लासिकल लिटरेचर को डिफ़ाइन करना है तो आप पोप को पढ़ लें। एक मिनट जी। ओके जी, वेलकम बैक जी। तो हम ओलिवर गोल्डस्मिथ को पढ़ रहे थे कि ही वाज ए नॉवेलिस्ट, प्ले राइट एंड पोएट।
और पोप के बारे में कहा है पोप वाज द लिमिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। ऑपोजिट ऑफ ब्लैंक वर्स इन्होंने लिखा क्लोज कपलेट में लिखा, और इनका जो वर्क है वो है द ट्रेवलर द डिजर्टेड विलेज, और इन्होंने ही रोड इन क्लोज कपलेट, और इनका जो स्टाइल है इट इज़ आल्सो डिडक्टिव। उसके बाद आगे चले, बाकी ये दो प्योर पोइट्स हैं जो क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, क्लासिकल क्वालिटीज़ हैं, एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और दूसरे ओलिवर गोल्डस्मिथ। उसके बाद आगे जो पोइट हैं, बाकी जो पोइट हैं इस एज के अंदर, वो सारे के सारे प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल कहलाते हैं। मतलब इनके राइटिंग के अंदर हमें रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे कि जेम्स थॉमसन है, इनका वर्क है, और ये माइनर पोइट कहलाते हैं, बड़े पोइट भी नहीं कहलाते। इनका वर्क है द सीजन, द कासल ऑफ एंडोलेंस, और एंड ही फॉलोज अ मिल्टोनिक ट्रेडिशन, मिल्टन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब रोमांटिक है, मिल्टन रोमांटिक थे। थॉमस ग्रे हैं, ही रोट एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, द बार्ड, ये 3 इनके वर्क्स हैं। आगे चलें, विलियम कॉलिंस हैं। विलियम कॉलिंस की बात करें तो इनका वर्क है ओरिएंटल एक्लोग्स, इन्होंने ओड्स लिखी टू सिंप्लिसिटी, टू फेयर, टू द पैशंस, टू इवनिंग, हाउ स्लीप द ब्रेव, ये सारा विलियम कॉलिंस का वर्क है। जेम्स मैकफर्सन है, पब्लिकेशंस ऑफ ओशियानिक पोएम्स, ओशियानिक पोएम्स के हवाले से इनकी फेम है। वर्क्स ऑफ ओशंस, ओशियानिक वर्क कौन सा होता है, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ गैलिक फोक लिटरेचर, गैलिक लिटरेचर होता है आयरलैंड का, और स्कॉटलैंड के लिटरेचर को गैलिक लिटरेचर कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट बर्न्स हैं। रॉबर्ट बर्न्स की बात करें, द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत बड़े सॉन्ग राइटर हैं, और इनका वर्क है द कॉटर्स सैटरडे नाइट, टू ए माउस, टू ए माउंटेन डेजी, मैन वॉज मेड टू बॉर्न, तो ये इनका सारा वर्क है। आगे चलें, विलियम काउपर। विलियम काउपर इनका बायोग्राफिकल इंटरेस्ट है, और ट्रांसलेशन ऑफ होमर इन ब्लैंक वर्स, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के अंदर। और इनका इंग्लिश में जो वर्क है वो है ऑन द रेसिपीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। उसके बाद जॉर्ज क्रैब है, और इनका वर्क है द पैरिश रजिस्टर, टेल्स इन वर्स, द टेल ऑफ द हॉल, ये इनका फेमस वर्क है। और इसके अलावा इस एज के एक और बहुत बड़े राइटर जो कि बेसिकली तो रोमांटिक हैं, लेकिन हैं इस क्लासिकल एज के अंदर, वो हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर, बॉर्न इन लंदन। तो ये एक पोइट है और प्रिंट मेकर भी हैं, पेंटर भी हैं, और अपनी पोइट्री को पेंट करके, डेकोरेट करके, मतलब उसको वो बना के सीनरी टाइप और इस तरह की पेंटिंग बना के उसको बेचते थे, और इस तरह अपना गुजारा करते थे। ही इज़ नोन फॉर द विजुअल आर्ट्स ऑफ रोमांटिक एज। विजुअल आर्ट्स मतलब अपनी पोइट्री में विजुअल इमेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विजुअल सेंस का बहुत ज़्यादा उसको ये टारगेट करते हैं। द 19th century स्कॉलर विलियम रोसेटी कैरेक्टराइज्ड हिम एज ए ग्लोरियस ल्यूमिनरी। तो विलियम रोसेटी ये मतलब विक्टोरियन एज के अंदर पोइट है, डीजी रोसेटी, और इस तरह जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्पेशल स्टैटिक स्कूल ऑफ थॉट से जो पहले आता है, प्री रेफलेट स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं, तो उसके ये लीडर हैं, और इनके बारे में वो तारीफ़ कर रहे हैं और इनको ग्लोरियस ल्यूमिनरी का टाइटल दे रहे हैं। ही यूज्ड टू ड्रॉ ड्राइंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर वे, बेसिकली जैसे कि पेंटर भी थे। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई गॉथिक स्टाइल। गॉथिक ये भी एक रोमांटिक स्टाइल है, उससे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। गॉथिक स्टाइल जिसमें हॉरर, टेरर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ही अर्नड हिज लिविंग एज ए प्रोफेशनल एनग्रेवर फॉर एट लीस्ट 20 years। एनग्रेवर वही जो कि पेंटिंग बनाता है, कंदाकारी करता है, तो उस तरह ये अपनी रोज़ी कमाते थे, या ये इनका प्रोफेशन था। इन 1784 ही सेट अप ए प्रिंटिंग शॉप विद ए फ्रेंड एंड फॉर्मर फेलो अप्रेंटिस जेम्स पार्कर। जेम्स पार्कर के साथ इन्होंने एक अपनी प्रिंट शॉप भी बनाई 1784 में। ही पब्लिश्ड हिज मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789 एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस ये इनके बड़ी फेमस
इनके वर्क्स हैं और बड़ी बहुत ज़बरदस्त इनकी पोएटिक कलेक्शन है। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में इन्होंने पब्लिश की लास्ट में। बोथ बुक्स ऑफ सॉन्ग्स were having an illuminated copper manuscript finished by hands in watercolors। तो ये वही सारा उनकी मतलब पेंटिंग से रेलिवेंट इन दोनों बुक्स को, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस को इन्होंने हैंड क्राफ्ट के ज़रिए फिर बनाया। एस टी कॉलरिज वॉज लेंट ए कॉपी ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, कंसिडर्ड हिम मैन ऑफ जीनियस। और इनको मैन ऑफ जीनियस एस टी कॉलरिज ने कहा। एस टी कॉलरिज को इन्होंने अपनी वो जो कॉपी है वो इन्होंने दी थी। His final years were full of great poverty but were cheered by a group of younger artist friends who called themselves the Ancients। तो बेसिकली इन्होंने बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी और लास्ट टाइम अपना ख़ास तौर पे इन्होंने गुर्बत की हालत में गुजारा। तो विलियम ब्लेक वॉज ए वेरी ह्यूमनिस्टिक पोइट। मतलब इनकी पोइट्री को अगर आप पढ़े तो आपको लगेगा कि आपको इनके वर्क के अंदर लोगों के लिए दर्द नज़र आता है, सोसाइटी के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। He was admitted in a mental hospital and in 1811 सदे declared him insane। और ये जो है इन्होंने मतलब एंड पे पागल हो गए तकरीबन और मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया 1811 में। और रॉबर्ट सदे ने इनको पागल डिक्लेयर किया। Blake was asked to make illustration of Dante's Divine Comedy and to engrave them। While doing this work he died in 1827। डांटे जिनके डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस वर्क है और ये इन्होंने जो कि लैटिन में है, तो इन रिक्वेस्ट की गई कि इनके वर्क को एनग्रेव किया जाए और 1827 में यही काम करते हुए इनकी फाइनली डेथ हो जाती है। और आगे देखें इनका जो वर्क है, इट इज़ ए कम्प्लीट ब्रेक फ्राम क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री से मुकम्मल इन्होंने मतलब अपने आप को अलग किया और रोमांटिसिज्म को ही इन्होंने फॉलो किया। इनका वर्क देखें तो फेमस वर्क है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, लिटिल लैम्ब हू मेड दी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, द बुक ऑफ हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो ये इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क कंसीडर किया जाता है। ये नीचे देखें जो इस तरह ये आप देख रहे हैं, जैसे इनकी द पोएम द टाइगर है, उसमें कैसे अपने हाथ से लिखी है पेंटिंग और वो सारे इमेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, सिक रोज़ हो गया, द लैम्ब, पॉइजन ट्री। तो इस तरह ये अपनी पोइट्री को ये पेंट करते थे, पेंटिंग के फॉर्म में ये लेके आते थे। तो बहुत बड़े ये पोइट हैं और अक्सर मैं जब भी ये विलियम ब्लेक के बारे में बताता हूँ तो ये भी बात लाजमी बताता हूँ कि ये जिस तरह शेक्सपियर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, इनकी तो बिल्कुल ही कोई एजुकेशन नहीं थी। मतलब ये किसी स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल नहीं की और वो ये भी कहते हैं स्कूल ना जाने के हवाले से कि थैंक गॉड आई नेवर वेंट टू स्कूल टू बी फ्लैश्ड इनटू फॉलोइंग द स्टाइल ऑफ ए फूल। कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्कूल नहीं गया और मुझे मार पीट के डंडे से एक फूल की तरह मेरी ट्रेनिंग नहीं की गई। तो ये इनका फॉर्मल एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे कि जो ह्यूमन फ्रीडम को ख़त्म कर देती है, थिंकिंग प्रोसेस को ख़त्म कर देती है और इंसान को एक ख़ास स्टाइल से सोचने पे मजबूर करती है। तो इसीलिए ये फॉर्मल एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे। सही एकेडमी में नहीं कभी गया? एकेडमी में नहीं कभी गए? क्या नहीं, कहीं पर भी नहीं गया। एकेडमी के बारे में क्या ख्याल था इनका? बस उस वक्त एकेडमीज नहीं होते, स्कूल होते हैं। सर ऐसे तो नहीं हो सकता, ट्यूशन तो हो सकती है। कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, मदर से, फादर से, हाँ, लेकिन फॉर्मल किसी इदारे से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमारी पोइट्री कंप्लीट होती है। पोइट्री में सिर्फ दो क्लासिकल पोइट हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसके अलावा जो बाकी राइटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो रोमांटिक प्रिकर्सर्स हैं। अब उसके बाद आगे चलें तो 18th सेंचुरी नावल। 18th सेंचुरी नावल
यहाँ से नावल की बुनियाद रखी जाती है 18वीं सेंचुरी के अंदर, 18वीं सदी के अंदर। डिस्कवरी ऑफ नावल है, जॉन बनियन द पायनियर ऑफ मॉडर्न नावल कहा जाता है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था याद है। पिलग्रिम प्रोग्रेस किसने लिखा है? जॉन बनियन ने लिखा तो है सामने, फिर भी नहीं बता रहे। स्लाइड नहीं है सामने मेरे। ओके, तो जॉन बनियन ने जो पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा, प्रोज वर्क है, लेकिन कहा जाता है कि इस वर्क ने नावल की बुनियाद रखी। पिलग्रिम प्रोग्रेस के बाद फिर डैनियल डेफिन ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा, कहा गया कि वो नावल है पहला, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं हुआ, उसे भी नावल की कैटेगरी से निकाल दिया गया। फिर पामिला, दैट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नावल बाय रिचर्डसन। ठीक है, अगर हम इससे भी पीछे जाए, जॉन बनियन से भी पीछे जाए, तो चौसर, जियोफ्री चौसर का जो वर्क है, हाँ जी, उनका कौन सा वर्क है जो आप पढ़ते भी हैं? पिलग्रिम्स, कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स आप पढ़ते हैं, लेकिन वो कैंटरबरी टेल्स है पूरी स्टोरीज की एक कलेक्शन है। तो कहा जाता है कि जो कैंटरबरी टेल्स है बेसिकली उसने नावल की बुनियाद रखी, इसलिए चौसर को ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। तो चौसर, फिर उसके बाद जॉन बनियन के बाद फिर रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफे, और फिर रिचर्डसन ने फाइनली पामिला लिखा। तो ये नावल की जर्नी है। डैनियल डेफे रियल क्रिएटर ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। डैनियल डेफे तो फिक्शन राइटर थे और नावल राइटर नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नावल एंड फिक्शन। अभी मैं आपसे पूछूंगा भी कि नावल और फिक्शन में क्या फ़र्क होता है, फिक्शन को नावल क्यों नहीं कहा जाता। तो इनके जो फिक्शनल वर्क है वो रॉबिन्सन क्रूसो है, कैप्टन सिंगलेटन है, ये फेमस इनके मतलब मॉल फ्लैंडर्स वो हमने कल पढ़ा था, तो ये इनके फेमस फिक्शनल वर्क्स हैं। नीचे देखें, 4 व्हील्स ऑफ नावल, इंग्लिश नावल। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल कौन से हैं? रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, टोबी स्मॉलेट है, लॉरेंस स्टर्न है। सो दीज 4 राइटर्स आर नाउन एज 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल, बिकॉज यहाँ से इंग्लिश नावल की गाड़ी स्टार्ट होती है और फिर उसकी जो जर्नी है वो लगातार चलती रहती है। तो आज इस वक्त भी नावल पूरी दुनिया में, इंग्लिश लिटरेचर में, हर लिटरेचर में नावल मोस्ट फेमस जॉनरा है, और नावल जो कॉन्टिन्यूसली डे बाई डे ग्रो ही करता जा रहा है। द फर्स्ट नॉवलिस्ट 1689 to 1761 credited with the writing of the first modern novel. फर्स्ट नावल के ये बानी है। He was a printer as well, पब्लिशर थे, प्रिंटर थे। He had a natural talent of letter writing. He is frequently employed by working girls to write their love letters for them. ये बेसिकली लेटर जो है वो लेटर राइटिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, और ख़ास तौर पर जो है इनको हायर किया जाता था और लेटर्स लिखवाने के लिए गर्ल्स जो है वो इनको हायर करती थी और वो इनके लिए लेटर्स लिखवाया करते थे। Richardson is not only known as the first novelist of character but also the first novelist of feminine character. तो ये फर्स्ट नॉवलिस्ट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर, अगर आपने पामिला पढ़ा है तो आपको उसमें सारा फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स आपको नजर आता है, मतलब फीमेल के राइट्स की बात होती है और फीमेल के बारे में उनके कैरेक्टर की बात होती है। इस फेमस नॉवल इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टल्स इज पामिला और वर्चू रिवॉर्डेड। तो जो पहला इन्होंने जो वर्क लिखा, नावल लिखा, उसका नाम पामिला था, या उसका सेकंड टाइटल देखें तो वर्चू रिवॉर्डेड उसे कहा जाता है। एंड एंडलेस सीरीज ऑफ लेटर्स टेलिंग ऑफ द ट्रायल्स, ट्राइबुलेशंस एंड फाइनली हैप्पी मैरिज ऑफ 2 स्वीट यंग मेडन, पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम्स इन 1742-1741। तो बेसिकली ये जो नावल है ये लेटर्स के फॉर्म में है। जैसे कि जो इसमें हीरोइन है पामिला, वो लेटर्स के ज़रिए अपने घर के वालों के साथ कम्युनिकेशन करती थी और उन लेटर्स के ज़रिए उसकी स्टोरी के बारे में पता लगता था। तो इसलिए इसको एपिस्टल्स फॉर्म कहा जाता है, कि जो एपिसोडिकल फॉर्म जिसमें लेटर्स की तरह फॉर्म में जो नावल लिखा जाए, पार्ट्स में नावल को लिखा जाए।
ओके, तो ये इन्होंने जो वर्क है 1740 में स्टार्ट किया और 1741 में ये इनका नावल कंप्लीट हुआ और फिर उसे पब्लिश करवाया गया। और पामीला, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट हैज़ द सेकंड टाइटल एज वर्चू रिवॉर्डेड। तो पामीला ये फर्स्ट टाइटल है और वर्चू रिवॉर्डेड इसका सेकंड टाइटल है। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच मेड इट फर्स्ट मॉडर्न नावल। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नावल एंड फिक्शन। नावल में और फिक्शन में क्या फ़र्क होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि नावल क्या होता है, फिक्शन क्या होता है? आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। नावल जो होता है वो लॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा, फिक्शन में मेन पॉइंट्स भी होते हैं। किस चीज़ का डिफरेंस होता है? लेंथ का डिफरेंस? नो, दोनों इमेजिनेटिव, हाँ दोनों इमेजिनेटिव हो सकते हैं, वो तो होंगे, लेकिन डिफरेंस बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्वाइट डिफरेंट है दोनों पे। नावल लेंथी होता है और कोई डिफरेंस बताएं। क्वाइट डिफरेंट है दोनों के पॉइंट। सिर्फ प्लॉट पे डिपेंड होता है कि नॉवेल में सब प्लॉट ज़्यादा होते हैं। नो, ये भी नहीं है। से अभी आपने जो डिफरेंस बताया उसमें आपने पॉइंट्स के नेम डिफरेंट बताए थे। सर एक इमोशनल होगा, एक रोमांटिक होगा। नावल में और फिक्शन में क्या फ़र्क है? जैसे मोबाइल देख रहा, गूगल पे। What is the difference between novel and fiction? नहीं पता। हाँ जी, कोई भी नहीं बता रहा। जी मुझे अंडरस्टैंड वो बताया, वो तो लेंथ, मुझे तो यही लगता है कि जो नॉवेल होता है उसमें लेंथ ज़्यादा होती है, सब प्लॉट ज़्यादा होते हैं, और फिक्शन में होता है तो दोनों इमेजिनेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन फिक्शन के अंदर थोड़ी शॉर्ट होता है। अब चले, आपने बताया ठीक है, किसी हद तक आप अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन नावल और फिक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अभी जो हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच मेड इट फर्स्ट मॉडर्न नावल। तो बेसिकली जो फिक्शन होता है, फिक्शन जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं होता, जो नावल है वो साइकोलॉजिकल होता है। नावल का जो बेसिक काम होता है वो कहानी बताना नहीं होता या एंटरटेन करना नहीं होता। फिक्शन का काम कहानी बताना और एंटरटेन करना होता है। नावल का काम फिर क्या होता है? नावल का काम ये होता है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लोर किया जाए। मतलब ये है कि नावल जो है वो इंसान की साइकोलॉजी को, जो नावलिस्ट है वो किसी भी कैरेक्टर की साइकोलॉजी को क्या करता है, रिवील करता है। फॉर एग्जांपल, एक जैसे अगर आपने मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ा है, मिल ऑन द फ्लॉस में मैगी की कहानी है, तो मैगी, अब वो सारा नावल मैगी के घूमता है। जैसे कि हर शख्स के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स या उन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनती है। तो नावल में बेसिकली यही चीज़ एक्सपोज की जाती है कि जो कैरेक्टर है, एक जो पर्सन है, अगर वो आज इस तरह बना है तो वो उसके इस तरह बनने में क्या क्या हालात थे, किन चीज़ों ने रोल प्ले किया। ठीक है, तो उसको हम साइकोलॉजिकल उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो देखते हैं, उस कैरेक्टर के उसकी पर्सनैलिटी को रिवील करते हैं, उसके इमोशंस को रिवील करते हैं। तो बेसिकली यही मतलब नावल का बेसिक टास्क है कि इंसान को एक्सपोज करना, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करना, ये देखना कि वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडीज आई, उसके इमोशंस ऐसे कैसे बिल्ड हुए।
तो ये दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ नावल। नावल में स्टोरी का होना या एंटरटेनिंग होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, फिक्शन जो है, फिक्शन एक ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ फॉर फन या जो आप मज़े लेने के लिए पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए, उसमें कोई ह्यूमन साइकोलॉजी, उसमें इमोशंस या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं उसके अंदर। लेकिन नावल जो है, नावल उसका काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, एक्सपोज करना, रिवील करना, ये नावल का बेसिक जो टास्क होता है। समझ आ गई है? अगर आप मॉडर्न नावल अगर आपने पढ़े हैं, अगर आपने टू द लाइट हाउस पढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे टू द लाइट हाउस में कोई कहानी ही नहीं है। इतना बड़ा नावल है लेकिन उसमें कहानी है ही नहीं। सारा का सारा नावल जो है वो मिसिस रैमजे के इनर सेल्फ को रिवील कर रहा है। तो बेसिकली नावल का मकसद यही है जो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल जो है वो इश्यूज़ को हाईलाइट करना, कैरेक्टर्स के, हीरोज़ के, हीरोइंस के। तो दैट इज़ बेसिकली नावल। समझ आ गई सबको या नहीं आई? हाँ जी, किश्वर नायाब अभी ऑनलाइन हो रही हैं जब लेक्चर ख़त्म होने वाला है। हाँ जी, नायाब बहुत जल्दी आ गई हैं आज आप। सर मेरे 2 गवाह हैं, आप मैसेज भी देख सकते हैं। और मैंने शाम 45 से क्लास ज्वाइन किया, तब से ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि क्लास ज्वाइन क्यों हुई? क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। मैंने 2 लोगों से पूछा ग्रुप में भी, उन्होंने कहा कि सर ने पॉज पे लगाया हुआ है। क्या पॉज पे लगाया हुआ है? क्लास पॉज से मुराद है कि क्लास चल रही थी, हमने 2 मिनट की ब्रेक ली है, पॉज पे लगाया नहीं हुआ। सर मेरा तो अभी नहीं ज्वाइन हुआ, 7:45 से ही मैं वो आपका नेट इशू होगा, हमने आपको पॉज पे नहीं लगाया, आपका नेट इशू होगा भाई। मेरा दोबारा से वेबसाइट पे एरर आ रहा है। मैंने आज टेस्ट देना था 5 बजे शाम को, लेकिन दोबारा से वो एरर आ रहा है। क्या एरर आ गया? वो उसको ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहा? कि मैंने ये क्यों किया है। क्या मतलब क्या क्यों किया है? हाँ मतलब यही कि सर वो जो वेबसाइट है ना वो भी क्या कर रहा है? वेबसाइट क्या कर रहा है? समझ नहीं आ रही आपकी। सर मुझे पासवर्ड देती हूँ ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी कल लेक्चर आप दोबारा कीजिएगा। अगर पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आप पासवर्ड गलत लिख रही हैं। अगर वो यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो आपका यूज़र नेम गलत लिख रही हैं। मैंने कल भी आप मुझे न्यू पासवर्ड एंटर करना पड़ रहा है कि मुझे उसका पासवर्ड चेंज करके न्यू एंटर करती हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा वेबसाइट को ऑन करती हूँ तो वहाँ पे यही आता है कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हाँ मेरा यही आता है, कभी वो कहता है एक्सपायर है, कभी वो कहता है इनवैलिड है, कभी वो कहता है 32 डेज अगो एक्सपायर हो गया था। हाँ जी रिदा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? वो ना बोले कभी। हाँ जी रिदा चली गई है? नहीं है वो यहाँ पे, पता नहीं कहीं चली गई है। फायका चली गई है। वहीं पे होगी।